नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के और फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में किया रोड शो। जनता से की वोट की देने की अपील। 2 सितंबर को प्रदेश में हर साल मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। केदारनाथ में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों को सीएम धामी की ओर से दिया गया विशेष सहायता पैकेज। राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने सीएम का जताया आभार। उपनल कर्मचारियों को अब मिलेगा 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। उपनल और पीएनबी के बीच हुआ करार। मंत्री गणेश जोशी बयान बोले, उपनल कर्मियों के परिवारों के हितों को देखते हुए लिया गया फैसला। दोबारा शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा। भैरव मंदिर में किया जाएगा यात्रा का समापन। केदारनाथ में आपदा के चलते रोकी गई थी यात्रा। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रुद्रप्रयाग में एक मैक्स वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। कार सवार सभी लोगों को अस्पताल में करवाया भर्ती। देहरादून में घंटाघर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। चोरी की वारदात को बताया झूठा। बोले सिर्फ पावर सप्लाई से जुड़े काटे गए तार। काशीपुर में जागरण के दौरान दीवार गिरने से दर्जनों लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हल्द्वानी में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। पैर फिसलने से गौला नदी में बहा एक व्यक्ति। और चलिए रुक करेंगे अब खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। वहीं संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव ऐतिहासिक है। हमें उम्मीद यही है कि आप बीजेपी को जिताकर इतिहास रचेंगे। अभी सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए समय है, ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। उधर उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को 50 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उपनल और पीएनबी के बीच एक करार किया गया है, और जिसके बाद अब उपनल कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार ने ये फैसला उपनल कर्मियों के परिवारों के हितों को देखते हुए लिया है। इसमें 23,000 से अधिक उपनल कर्मचारी कवर होंगे। उपनल का गठन
पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए हुआ। आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग प्रदेश में व देश के अन्य भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। मुझे याद है एक बार मैंने मीटिंग ली और मैंने पूछा कि भाई कोई कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है तो कितना पैसा मिलता है? तो मुझे बताया कि 15,000 मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर कुछ राहत राशि उसको मिलती है तो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। उसको लगता है कि डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। उधर कांग्रेस के दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा की शुरुआत हुई और इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकालने से ज्यादा जरूरी कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए अब आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार से वो केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करने जा रहे थे, उनको पहले कांग्रेस बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा चलानी चाहिए, क्योंकि जिस गुटबाजी की कांग्रेस आज शिकार हो रही है और पहले से ही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनके वहां पे जिस प्रकार से गुटहावी है, वर्चस्व की लड़ाई वहां पे हो रही है, कोई भी किसी को नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से संभाल रही है। जहां पे भी किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना हो रही है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तुरंत जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन पर एक्शन लेकर सरकार अपना कार्य कर रही है और नसीहत दे रही है। साफ सख्ती से निर्देश हैं, जो भी महिलाओं के प्रति गलत भावना रखेगा, किसी भी प्रकार का जो जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर सख्ती से हम लोग उसमें पेश आ रहे हैं। उधर केदारनाथ यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश में जुटे हैं। यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर प्रशासन लगातार मार्ग दुरुस्त करने में जुटा है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। आपको बता दें कि डेंजर जोन में यात्रियों को अब सुरक्षा जो है वो हेलमेट पहनकर यात्रा करवाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में स्थानों पर यात्रियों को सचेत करने और सतर्कता की जानकारी देने को अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स का भी सहारा लिया जाएगा। पहाड़ के दौरे में हम लोग सोनप्रयाग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय शंकर पांडे जी, जो कमिश्नर भी हैं, वो और मैं और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और कर्नल अजय कुटियाल को भी साथ ले गए थे हम लोग। वहाँ पे जो क्षति हुई है उसमें मैक्सिमम जगह रास्ते खोल दिए गए हैं, बट अभी जो खोला गया है वो टेम्परेरी तरीके से खोला गया है। उसमें स्थायी समाधान किस तरह से किया जाए उसके बारे में फील्ड विजिट करके देखा गया है, कई स्थानों पर देखा गया है और जो एस्टिमेट पीडब्ल्यू के द्वारा भेजे गए थे वो हमारी कमेटी जो होती है उसने स्वीकृत कर दिए हैं। लगभग 20 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव हैं। अब हम इसके बाद जाएंगे चीफ सेक्रेटरी वाली कमेटी में, तो मैडम उसको विचार करेंगी और जो उचित पाएंगे उसको स्वीकृत कर देंगी और उसके तत्काल बाद कार्य सब में स्थायी कार्य प्रकृति के कार्य कराए जाएंगे। देखिए, जो केदारनाथ जी में 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उधर हरिद्वार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। चंद्राचार्य चौक से परशुराम तक का पैदल मार्च निकाला गया।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं और अपराधियों के न पकड़े जाने को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं हरीश रावत ने कहा कि शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े डकैती हो जाना, इतने दिनों बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। ये चिंता का विषय जरूर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। डकैतों को पकड़ा नहीं जा रहा है और नारे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लूट का माल आधा आधा, ये सिद्धांत जो है ये आज की जो व्यवस्था है वो इस सिद्धांत पर काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दुखद हैं और बड़ी अफसोसजनक हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर इस मूसलाधार बारिश में उतर करके आए हैं। उधर देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य के कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज राज्य के हालात बहुत खराब हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई। मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सरकार नाम की चीज कोई प्रदेश के अंदर है नहीं। प्रचंड बहुमत इस राज्य की जनता ने दूसरी बार दिया बीजेपी को, लेकिन हालात प्रदेश की जिस प्रकार से बीजेपी ने कर दिए वो बहुत चिंताजनक है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों से मिले और कई मंचों से उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए, जिसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। राहुल गांधी हमेशा दूसरे देशों में जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की बुराई करने से कभी बाज नहीं आते और उनको एक फोबिया हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो अन्य देशों में जाकर के अपने देश को बदनाम करने की बात करते हैं और तमाम उन चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई निराधार नहीं है, उन चीजों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आरक्षण को लेकर के भ्रमित की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो वो विदेश में जाकर भी शायद इसीलिए अपने आप को वहां पर खड़ा पाते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारने का काम किया है, अब अन्य प्रदेशों में देशों में जाकर के वो यहाँ प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, जो काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, शायद ये चीज राहुल गांधी जी को इस वक्त हजम नहीं हो रही और इसीलिए वो विदेशों में जाकर के अपने देश की बात को रख करके कमजोर करने की बात कर रहे हैं और भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पॉस्को कोर्ट में से घर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही अब आपको बता दें कि पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने फरार चल रहे बोरा पर शिकंजा और भी कस दिया है। पुलिस सब मुकेश बोरा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इसके लिए कोर्ट ने के आदेश पर अब पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया है और साथ ही आरोपी के घर और आसपास के क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। पोक्सो की धारा बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले NPW लिया और NPW के बाद में उसका 82 हमने ले लिया
और बयासी पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभियुक्त जो मुकेश बोरा है, इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निरंतर लग रही है। जल्दी इसकी हम कुर्की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। उधर हरिद्वार में आपको बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने दक्षिण काली मंदिर के महंत कैलाशानंद और हरिद्वार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसमें कि हरिद्वार प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी और महंत भी शामिल हैं। निरंतर सनातन विरोधी लोगों की गतिविधि बढ़ रही है और सनातन का संरक्षण करने वाले या सनातन की बात करने वाले लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं करने की योजनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही। मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूं, पिछले दिनों से काली मठ में सनातन विरोधी गतिविधि चलती है हरिद्वार में, जिसको मैंने कई बार उजागर किया है और अब मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है उनकी और प्रशासन की साठगांठ से मेरी हत्या कराने की साजिश चल रही है। उधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। तो उधर एक और जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं आपको बता दें कि पचपादून के पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि खालसी चक्राता मोटर मार्ग के अचरेट में पहले भी भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग कई बार बाधित हुए हैं और अभी एक बार फिर से पहाड़ी दरकने का जो खतरा वो बढ़ गया है। वहीं प्रशासन की ओर से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि खटीमा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाटर कूलर की क्षतिग्रस्त सप्लाई को ठीक करने की मांग को लेकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कि लिखा गया कि नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आम जनता की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से कई वार्डों में वाटर कूलर की सप्लाई क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कि आम जनता को पेयजल संबंधी जो असुविधा हो रही है और जिसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाना चाहिए। फिल्टर हमारे कई जगह लगे हुए हैं और कई अच्छी मेंटेनेंस भी हो रही है। जैसे आप यहीं पे हमारे मेरे आवास के समीप देखेंगे, यहाँ पर अच्छी मेंटेनेंस में है ये। कई जगह लोग क्या है कि उपद्रवी लोग कुछ उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। कुछ पाइपलाइन वगैरह टूट गई, मैं ईओ को निर्देशित करूँगा उस पाइपलाइन को तुरंत चेंज कर ले और इसका मेंटेनेंस क्रॉस में अभी मेंटेनेंस की अवधि में है ये, तो मैं ठेकेदार को भी निर्देशित करूँगा कि जो भी अगर कूलर आउट ऑफ सर्विस हो जाता है उसको तुरंत इसको ठीक करने की कार्रवाई करें। तो जो नगर पालिका क्षेत्र में जो वाटर कूलर लगे हैं, हमारी जानकारी में आया और प्रत्यक्ष से दिख रहा है कि वाटर कूलर गुणवत्ता विहीन लगे हैं और जहां तहां वो टूट गए, उनकी पानी की सप्लाई बंद हो गई है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको तुरंत दुरुस्त किया जाए और पानी की सप्लाई शुरू की जाए। उधर हरिद्वार में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का प्रविंद्र डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस पर जानकारी देते हुए एसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हम सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे चीफा चेक वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे एसएचओ, बीट कांस्टेबल्स और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अलग ये काफी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है। उधर दूनवासियों को गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त तरीके से हो सके, इसके लिए जिला पूर्ति विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है।
इसी कड़ी में लगातार निर्धारित मात्रा में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं किए जाने की शिकायत पर देहरादून के विभिन्न गैस एजेंसियों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई और इस पर जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हम 57 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं। इस दौरान कई लोगों पर कार्रवाई की गई। जिले में गैस की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जाए और कंज्यूमर्स को उचित मात्रा में गैस मिले और जो गैस रिफिलिंग की करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई, ये 3 पॉइंट हमारे सूत्र हैं। इन पर हम काम कर रहे हैं। हम ये हॉकर्स को चेक कर रहे हैं कि वो गैस की सप्लाई कंज्यूमर्स को पूरी 14 किलो 200 ग्राम की उसमें करें। साथ ही जो घरेलू गैस का उपयोग जो व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाना और साथ में जो है अगर कोई रिफिलिंग का धंधा कर रहे हैं तो वो एक खतरनाक काम है, तो उसको भी रोकना। इन तीनों पे हमारी कार्रवाई चल रही है। एक हफ्ते से हम इस कार्रवाई को कर रहे हैं और अभी तक 57 सिलेंडर हम जो है जब्त कर चुके हैं, 57 सिलेंडर हम जब्त कर चुके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं उधर कुंभ मेले में साधु संतों के 13 अखाड़े का प्रतिनिधित्व संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। साल 2021 में हुए कुंभ मेले के बाद अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गई थी, जिसमें एक को 7 और दूसरे गुट को 6 अखाड़ों का समर्थन मिला था। बता दें कि अखाड़ा परिषद के एक गुट का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट ने दरअसल मां निर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अध्यक्ष बनाया है। वहीं हाल ही में हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने अखाड़ा परिषद के निरंजन गुट को अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद अब निरंजनी गुट के अध्यक्ष 9 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए जल्द अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। ये 2 लोग करे कि मैं अध्यक्ष में, इससे क्या होता है कि संत समाज की बदनामी होती है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे का इसका मैं तो यही सलाह दूंगा शासन प्रशासन को भी और मुझसे मांगेगा कि अखाड़ा परिषद का कोई काम नहीं है। अखाड़ा परिषद सिर्फ अपने लिए मतलब उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधा दिलवाए, इसी में हित है। सभी चुनाव में खड़े होते हैं और जब किसी पक्ष को जब जीत हो जाती है फिर सब एक हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो बड़ा अखाड़ा है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक हैं। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सब मिल करके जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो जाए। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।